स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स के बारे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। और अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं तो अमोनिया की प्रॉपर्टी में मैंने एक चीज़ बताई थी कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, जिसे वो डोनेट करने का गुण रखता है, वो इसे डोनेट कर सकता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के कारण ये क्या होता है, लुईस बेस की तरह काम करता है, ठीक हो क्या। अब क्योंकि एमीन्स क्या है, इसके डेरिवेटिव हैं, तो ये भी क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अगर जो मैं कोई एमीन बनाऊं, प्राइमरी एमीन RNH2, तो इसमें ये नाइट्रोजन भी क्या रखेगा, एक लोन पे रखेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एक तो ये लुईस बेस की डेफिनेशन हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस बेस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो लुईस एसिड हो जाएगा। तो क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन देने के लिए हैं, तो ये क्या करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब रिएक्शंस के थ्रू बात करते हैं। किसी एमीन की रिएक्शन या अमोनिया की रिएक्शन, अब क्योंकि हम एमीन की बात करें तो एमीन ही पे करते हैं। कोई एमीन एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, जैसे मैंने बोल दिया HCl के साथ रिएक्शन करानी इसकी, ठीक है। तो इसे हम बोल रहे हैं बेस। ये हो गया हमारे पास एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे जुड़ जाएगा। और क्लोरीन, तो देखो आगे क्या होता है, RNH3 प्लस Cl माइनस, एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है। तो कहीं ना कहीं इस एमीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, बेसिक होगी। सेम एनिलीन के साथ होता है, एनिलीन HCl से रिएक्शन करेगा और ये भी ऐसे ही एक सॉल्ट बना देगा, ठीक है, एनी। तो ये दोनों रिएक्शन डिफाइन करती हैं कि जो एमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर दिखाते हैं, ठीक हो गया। आगे जब इन सॉल्ट्स की रिएक्शन किसी बेस से कराई जाती है ना, तो हमें फिर से आयंस वापस मिल जाते हैं, जो कंपाउंड होता है वो वापस मिल जाता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे सेपरेशन में यूज़ होती है, ये रिएक्शन सेपरेशन ऑफ एमीन्स में यूज़ होती है, ठीक है। अब कहीं पे सेपरेशन मतलब दो चार कंपाउंड हैं, उनसे हमें एमीन को बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एमीन का नेचर बेसिक है, उसकी रिएक्शन एसिड से कराओ तो सॉल्ट फॉर्म कर देगा, ठीक है। उस सॉल्ट को फिर ट्रीट कराएंगे हम किसी बेस से, तो हमें फिर से एमीन अलग प्राप्त हो जाएगा। तो ये सेपरेट कर दिया हमने एमीन को, ठीक है। बेस की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, जो अपने सॉल्यूशन में OH माइनस देते हैं, या जो पानी के साथ OH माइनस देते हैं उसे बोलते हैं बेस। तो उसके साथ भी रिएक्शन देख लें एक बारी, कि जैसे हमारे पास कोई एमीन है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने H2 से, इसे पानी में डाल दिया,
तो पानी के बारे में हमें पता है कि ये H प्लस ओ एच माइनस के रूप में रहता है, तो क्या हो जाएगा RNH3 प्लस और OH माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे हमें OH माइनस आयन मिल रहा है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये बेसिक नेचर रखता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी पी के बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने के बारे में पढ़ा था ना एसिड्स में कि के क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये हो गया बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, केसी के थ्रू। तो इसके लिए आ जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस अपॉन RNH2। ठीक है, और इसके लिए PKB की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पावर ऑफ KB बोलता है ना PKB को, इक्वल टू माइनस लॉग KB। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हमारे पास, PKB और KB। तो ये भी हमने देखा था कि KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, वैसे ही PKB की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दोनों ऐसे में रिलेटेड है आपस में। ठीक है, तो ये कहानी थी इसके बेसिक नेचर की। अब हम बात करेंगे कि इसके बेसिक नेचर इफ़ेक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो जो एमीन्स का बेसिक नेचर है वो हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो गैसियस फेज में देखते हैं और एक सॉल्यूशन फेज में देख लेते हैं। तो आगे लिख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बेसिक नेचर ऑफ एमीन। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक नेचर ऑफ एमीन। तो पहला इन गैसेस फेज। गैसेस फेज में सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हमने एक चीज़ आई इफेक्ट में पढ़ी थी या इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था, जो बेसिक नेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेसिक नेचर भी बढ़ता जाएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की पावर यहाँ पे बढ़ती जाएगी। कैसे होता है, NH3 है, इस पे एक लोन पेयर है, इसका बेसिक नेचर इस लोन पेयर के कारण आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे हम इसमें कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो एल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, इसके बाद पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जैसे एक प्लस आई ग्रुप जुड़ता है तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक ग्रुप है, वैसे ही दो ग्रुप जुड़ सकते हैं, NH मैंने दो ग्रुप जोड़ दिए, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा हो जाएगी तुलना में किसके, पहले वाले के। ये प्राइमरी एमीन हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये सेकेंडरी एमीन हो गया। और अगर जो मैं तीसरे वाले की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये टर्सरी एमीन हो गया। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
टर्सरी एमीन में होगी तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर टर्सरी एमीन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। तो ये कहानी तो थी किसकी, गैसियस फेज में। अब दूसरी कंडीशन आती है, देखो कई बार सवाल इस तरीके से बनते हैं कि गैसियस फेज में इनका बेसिक नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन फेज में किस तरीके से होगा। ठीक, तो इन सॉल्यूशन फेज में इसका बेसिक नेचर आ रहा है किसके रीज़न से, वो रिएक्शन जो अभी हमने लिखी थी कि हम क्या करें, कोई एमीन ले, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, मैं प्राइमरी एमीन ले रहा हूँ अभी, इसे हमने सॉल्यूशन बनाया। ये क्या बनाएगा, आर NH3 प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये बेस कब तक बना रहेगा, या जितनी जल्द ये OH माइनस छोड़ेगा उतना ज़्यादा ये बेसिक नेचर दिखाएगा। पर ये OH माइनस छोड़ेगा क्यों, तो ये OH माइनस छोड़ नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी OH माइनस बाहर निकलेगा। तो इसको हम 3 तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है इसमें आई इफेक्ट। देखो हमने क्या देखना है कि हाइड्रोजन कितनी जल्दी इस आर पे आ रहा है, दूसरा ये कितना स्टेबल है। ये तो हमने फिनॉल में भी देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा है कि जो ये काउंटर आयन बनते हैं या जो आयनाइजेशन के बाद आयन बनते हैं वो कितने स्टेबल हैं उस पर डिपेंड करती है उनका एसिडिक नेचर। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन तो फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये चेक करना है कि ये आयन कितना स्टेबल है, और दूसरा ये हाइड्रोजन कितनी आसानी से इस नाइट्रोजन के पास आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम आई इफेक्ट की। आई इफेक्ट होगा तो आई इफेक्ट से हम क्या चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आई इफेक्ट के थ्रू हम बात करें तो बेसिक नेचर यही बनता है, टर्सरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन। ये किस तरीके से होगा, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है, जितना ज़्यादा इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन यहाँ आता रहेगा। ठीक है, टर्सरी एमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन आसानी से निकल के इस नाइट्रोजन पे जुड़ पाएगा, इस टर्सरी एमीन के नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आसानी से जुड़ सकता है, किसके कारण, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण। ऐसी मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ कि इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज या किसी भी चीज़ में पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, यहाँ पे तो इसके कारण आ रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे आसानी से जुड़ गया है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी होती रहेगी और ये पॉजिटिव चार्ज कम होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी कौन कर रहा है, ये एल्काइल ग्रुप कर रहे हैं। तो ये तो हो गया माइनस आई इफेक्ट। दूसरा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूँ तो जैसे मैंने अभी कहा कि H+ आयन को जोड़ना है जी हमने,
अब थोड़ा सा सोचना कि मैं एक एमीन ले रहा हूँ, टर्सरी एमीन, CH3N CH3 ये सेकेंडरी एमीन है। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास है, इस हाइड्रोजन को जोड़ना है। ये कहाँ जल्दी जुड़ेगा? तो इससे पहले वाले में तो हमने बोला था कि ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। पर क्या असल में ये इतनी आसानी से यहाँ पे आके जुड़ जाएगा? इसके चारों तरफ रखे हुए हैं बल्कि ग्रुप, ठीक है, ये हाइड्रोजन को आने से, अंदर आने से रोकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से टर्सरी एमीन में अंदर नहीं आ सकता, इसलिए इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जब अंदर ही नहीं आएगा तो हमारे पास यह वाला आयन भी नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। तो क्या होता है, टर्सरी एमीन में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस समझ रहे हैं, त्रिविम व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये H+ आयन यहाँ पे आसानी से नहीं जा सकता, तो टर्सरी एमीन का बेसिक नेचर कम हो जाता है। सेकेंडरी एमीन की बात करूँ तो सेकेंडरी एमीन में दो बल्कि ग्रुप हैं, पर ये हाइड्रोजन आयन को आसानी से तीसरी साइड से खाली है ना, तो हाइड्रोजन आयन आसानी से जुड़ सकता है, और जो प्राइमरी होगा वहाँ पे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो इफेक्ट एक साथ चल रहे हैं, आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सेकेंडरी एमीन के केस में तो आई इफेक्ट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा सेकेंडरी एमीन का। दूसरा टर्सरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, ये इसका बेसिक नेचर हो गया, ठीक है। तो जो बेसिक नेचर होता है एमीन्स का, उसमें बहुत सारे इफेक्ट काम करते हैं, और जैसे जैसे हम अलग अलग इफेक्ट्स को जानते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग हमारे पास ऑर्डर बनता जाएगा। तो मैं एक ऑर्डर आपको लिखा देता हूँ, CH3CH2 ट्वाइस NH, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर अमोनिया, ठीक हो गया। तो हमें ये वाला क्रम ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होता है, सेकेंडरी एमीन का, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। और इसकी व्याख्या मैंने आगे कर दी है कि दो इफेक्ट होते हैं, वो दोनों आपस में कोलैबोरेट करके हमें इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है जिसे बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या होता है, जो NH3 आयन है, NH3+ आयन, RNH3+ आयन ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ, H2O के साथ। और जब ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो यहाँ पे आती है स्टेबिलिटी। तो जो इमीन, जिस इमीन का पॉजिटिव चार्ज H2O के साथ जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जिस इमीन का पॉजिटिव चार्ज H2O के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
वो उतना ही स्टेबल होगा। अब हमें यही देखना है कि कौन ज़्यादा क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो कौन बनाएगा, वही यहाँ पे हमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा यहाँ पे, आर NH2 ये हमारे पास है। तो ये नाइट्रोजन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा H2 के, समझ रहे ना, HOH इसने बनाना है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब हम ये समझ सकते हैं कि ये H2 मॉलिक्यूल को भी कहाँ तक पहुँचना है, इस नाइट्रोजन को पहुँचना है। ये H2 मॉलिक्यूल बड़ा है, ठीक है। अगर जो मैं टर्सरी अमीन की बात करूँ तो टर्सरी अमीन में क्या ये H2 मॉलिक्यूल आसानी से पहुँच पाएगा यहाँ पे, तो ये जो बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं ना तीनों तरफ से, ये इस H2O के आने का विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो बल्कि ग्रुप हैं वो इस अट्रैक्शन को रोकते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती टर्सरी अमीन में, और इसका बेसिक नेचर कम होता है। तो जब सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो बेसिक नेचर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ पे बेसिक नेचर आता है सेकेंडरी अमीन, क्योंकि इस सेकेंडरी अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है नहीं। फिर प्राइमरी अमीन, और क्योंकि टर्सरी अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगा। ये है सॉल्वेशन के कारण, ठीक है। आप लोगों को कौन सा क्रम ध्यान रखना है, जो पहला वाला लिखा रखा है, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, प्राइमरी अमीन और अमोनिया वाला, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक है बेसिक नेचर में, अगर जो हम बात करें किसकी, एरोमेटिक एमीन की, तो एरोमेटिक एमीन्स के केस में क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक -I ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका बेसिक नेचर अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिक नेचर का क्रम मैं लिखा देता हूँ आपको। जो पैराटोल्विडीन होता है, पैराटोल्विडीन मतलब ये NH2 हो गया, CH3, ये सबसे ज़्यादा बेसिक। दूसरे नंबर पे मेटाटोल्विडीन, फिर एनिलीन, और फिर हो गया ऑर्थोटोल्विडीन, ठीक है। तो इनके नाम देख लेना। पहले वाले का नाम क्या है, पैराटोल्विडीन, दूसरा मेटाटोल्विडीन, एनिलीन, और ये ऑर्थोटोल्विडीन, ठीक। तो ये बेसिक नेचर है, इनमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। इतनी सारी चीज़ें समझ में ना आए तो ये क्रम ध्यान रखना। कई बार वो बेसिक नेचर समझाने के लिए बोल देता है, नहीं तो बेसिसिटी पूछेगा, इनमें से कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।